गंजी जेठानी के घर आई लंबे बालों वाली काली देवरानी। मिनल के लिए आज बड़ा ही खुशी का दिन था। आखिरकार आज मिनल की शादी जो हो गई थी। मिनल के काले रंग की वजह से मिनल का रिश्ता कहीं नहीं हो पाता था, लेकिन आज फाइनली मिनल की शादी अमन नाम के लड़के से हो गई थी। अमन एक बहुत ही अच्छा लड़का था। अरे वाह, मेरी बहू के तो कितने सुंदर बाल हैं। इतने रेशमी काले सुंदर बाल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। थैंक यू माँ जी। नीलम बहू को उसके कमरे तक छोड़ा। मिनल, तुम खुश तो हो ना? जी मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। अभी तक मेरे लिए जितने भी रिश्ते आए, सब ने मेरे रंग की वजह से मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया, लेकिन आपने मुझसे शादी की। सबने बस तुम्हारा रंग देखा, तुम्हारा दिल नहीं। रंग से भले ही तुम काली हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अमन मिनल से बहुत प्यार करता था और साथ ही साथ मिनल के ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मिनल के ससुराल में उसके पड़ोसी आते हैं। अरे आओ आओ कविता और काजल बहन, आज कैसे आना हुआ? कुछ नहीं बहन, बस तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, कल ही वापस आए हैं। सोचा कि तुमसे मिल लें। तुम्हारी नई बहू कहाँ है? हमसे नहीं मिलवाओगी क्या? अभी बुलाती हूँ। नीलम बहू, इधर तो आना जरा। जी माँ जी बोलिए। देखो, ये हमारी पड़ोसी है, काजल और कविता। मिनल उनके पैर छूती है। अरे बस बस, जुग जुग जियो। हाँ अंचल बहन, तुम्हारी बहू के तो बड़े ही सुंदर बाल हैं। इतने लंबे काले बाल तो हमने आज पहली बार देखे हैं। अरे अब क्या मेरी बहू के बालों को नजर लगाओगी क्या? मिनल के लंबे बालों की तारीफ होते देख मिनल की जेठानी रोशनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रोशनी दिखने में तो बहुत गोरी थी, लेकिन रोशनी के सिर पर एक भी बाल नहीं थे, जिसकी वजह से उसका सभी मजाक उड़ाते थे। मिनल के काले होने पर भी उसके लंबे बालों की तारीफ देखकर रोशनी को बहुत जलन होती है। अरे मीनल, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? दीदी मैं अमन जी के साथ आज डिनर पर जा रही हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने ऐसी रंगीन सी साड़ी क्यों पहनी है? तुम जानती हो ना कि तुम्हारा रंग काला है, और तुमने उसके ऊपर इस रंग की साड़ी और पहन ली। तुम तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रही हो किसी को भी। मिनल को अपने काले रंग का मजाक बनता देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मिनल रोशनी से कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। क्या कर रही हो मीनल? कुछ नहीं भाभी, सबके लिए खाना बना रही हूँ। तभी घर की डोरबेल बजती है। लगता है भाभी अमन जी आ गए। मैं जाकर गेट खोलती हूँ, आप जब तक सब्जी देख लीजिए। इतना कहकर मिनल वहाँ से चली जाती है। मिनल के जाते ही रोशनी खाने में नमक डाल देती है। देखती हूँ अपनी प्यारी बहू के हाथ से बने इस नमक वाले खाने को ये लोग कैसे खाते हैं। आज तो तेरी बेइज्जती होकर रहेगी। सब खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बहू। खुशबू से क्या होता है, खाना भी तो अच्छा लगना चाहिए। अब सब लोग खाना खाते हैं। खाना तो बहुत अच्छा बना है मिनल। हाँ मीनल बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है। ये कैसे हुआ? मैंने तो खाने में बहुत सारा नमक डाला था, फिर भी ये लोग खाना कैसे खा रहे हैं? अरे मुझे याद आया, मैं तो खाने में नमक ही डालना भूल गई थी। लेकिन इन सबको ये खाना पसंद कैसे आया? लगता है भाभी ने सब्जी टेस्ट की होगी। नमक ना होने पर उन्होंने ही नमक डाला होगा। रोशनी का ये प्लान फेल हो जाता है, जिसकी वजह से वो मिनल से और चिढ़ने लगती है। रोशनी अब मिनल से घर का सारा काम करवाने लगती है और मिनल बिना बोले सारा काम करती है। एक दिन, मीनल बहू इधर तो आना जरा। आई माँ जी। ये ले बहू, ये हमारा खानदानी हार है। इसे घर की सबसे छोटी बहू को दिया जाता है। ये सब देखकर रोशनी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, ये क्या माँ जी, ये हार आप इसे क्यों दे रही है? ये हार तो इसके काले रंग पर बिल्कुल सूट नहीं करेगा। अगर ये इस हार को पहनेगी तो इसकी तो शोभा ही खत्म हो जाएगी। ये तो कैसी बात कर रही है बहू? सही कह रही हूँ माँ जी, ये हार तो सिर्फ गोरे रंग पर अच्छा लगेगा, जैसे मेरे पर। बस कर बहू, लड़की की खूबसूरती सिर्फ गोरे रंग में नहीं होती है। लड़की की खूबसूरती उसके बालों से भी होती है। और तू खुद ही देख, मीनल के बाल कितने सुंदर है, और वहीं तेरे सर पर तो बालों के नामो निशान नहीं है। माँ जी आप भाभी को ऐसे मत बोलिए। अगर उनके बाल नहीं है तो उसमें उनकी क्या गलती है? देख, तूने इसका कितना मजाक उड़ाया, लेकिन ये फिर भी तेरी ही साइड ले रही है। कुछ सीख इससे।
अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनकर रोशनी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। आज तक मेरे गंजे होने का मजाक सिर्फ बाहर वाले उड़ाते थे, लेकिन आज सिर्फ इस मीनल की वजह से मेरी सास ने मेरी बेइज्जती की है। इन सब की जड़ सिर्फ तेरे बाल हैं। अब तेरे बाल ही नहीं रहेंगे तो कौन तेरी तारीफ करेगा। रात को जब सब सो रहे होते हैं तब रात का फायदा उठाकर रोशनी मिनल के कमरे में कैंची लेकर जाती है उसके लंबे बालों को काटने के लिए। लेकिन जैसे ही वो मिनल के पास जाती है तो नीचे सामान पड़े होने के कारण वो गिर जाती है और उसकी कैंची उसके हाथ में घुस जाती है। हाय मेरा हाथ। रोशनी की आवाज सुनकर मिनल उठ जाती है। क्या हुआ भाभी, आपको ये चोट कैसे लगी और इतनी रात में आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? अपनी भाभी को दर्द में देखकर मिनल जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और चोट पर दवाई लगा देती है, जिसे देखकर रोशनी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होती है और सोचती है, मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, लेकिन यह है कि मेरे चोट पर दवाई लगा रही है। भगवान तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इसके बाल काटने नहीं दिए और ये चोट मुझे लग गई और मैं बहुत बड़ी गलती करने से बच गई। भाभी, आपने मुझे बताया नहीं कि आप इतनी रात में मेरे कमरे में क्या कर रही थी। मुझे माफ कर देना मीनल, मैं गुस्से और जलन के कारण तुम्हारे बाल काटने आई थी, लेकिन देखो मुझे ही चोट लग गई। भाभी आप मुझसे माफी मत मांगिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है मेरे लिए। और आप टेंशन मत लीजिए, अब से कोई भी आपके इस गंजेपन का मजाक नहीं उड़ाएगा। लेकिन कैसे, हर कोई मेरे गंजेपन का मजाक बनाता है। आप रोइए मत भाभी, मैं हूँ ना। मिनल गांव की रहने वाली थी, जिसकी वजह से उसको जड़ी बूटियों की अच्छी खासी जानकारी थी। वो अपने गांव से जड़ी बूटी मंगवाती है और कई महीनों तक रोशनी के सर पर उन जड़ी बूटियों से मालिश करती है, जिसके कारण रोशनी का गंजापन दूर होने लगता है और अब उसके भी बाल आने लगते हैं। मीनल, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? अगर तुम ना होती तो मैं हमेशा गंजी रहती और सब मेरा मजाक उड़ाते। भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरी भाभी नहीं है, मेरी बहन जैसी भी है, और एक बहन अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। मीनल और रोशनी अब दोनों ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये सब क्या है माँ? एक हफ्ते में आपने पूरा 10,000 रुपए खर्च कर दिया है। अरे इस तरह से तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे कितनी बार समझाया कि हिसाब करके पैसे दिया करो, लेकिन आप हो कि जैसा लोग कहते हैं वैसे ही उन्हें पैसे दे देती हो। तुम जैसी अनपढ़ गंवार औरत से शादी करने से तो अच्छा होता कि मैं शादी ही नहीं करता। अरे तुम दोनों मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? भला कोई इंसान मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? तू ही बता। अब ये लोग जितने पैसे बोलते हैं उतने पैसे तो मुझे देने ही होंगे। अरे लोग आपको लूटते हैं और आप लुट जाती हो। एक औरत होकर आप हिसाब किताब नहीं देख सकती हो। गोमती ये सब सुनकर रोने लगती है। रोते हुए अपने बेटे से कहती है, एक एक रुपया जोड़कर मैंने तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, और तुम्हें पढ़ाने के चलते मैं खुद नहीं पढ़ पाई। जिस उम्र में मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी उस उम्र में तो मुझे शादी करके तुम्हारे पिताजी के साथ बांध दिया गया। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? अरे माँ, आपके नासों से कोई जीत नहीं सकता है। अब मैं आपको क्या ही बोलूं यार। चलो रोना बंद करो। अंकित अपनी माँ को चुप करवाने के बाद ऑफिस निकल जाता है। इसी बीच गोमती घर पर पंडित को बुलाकर उनसे कहती है, देखिए पंडित जी, मुझे मेरे बेटे के लिए बढ़िया सी लड़की दिखाओ जो हमारे घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ सके। ये लीजिए, ये सारी फोटोज लड़कियों की है, जो आपको पसंद आ जाए मुझे बता दीजिएगा। पंडित की दिखाई हुई फोटो में से गोमती को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। मुझे इनमें से कोई लड़की पसंद नहीं आई, कोई और अच्छी लड़की दिखाओ ना पंडित जी। पंडित अपने झोले को टटोलने लगता है, तभी उसे एक लड़की की फोटो मिलती है। अरे ये वाली फोटो तो रह ही गई, ये लो इसे देखो बहन जी, इस लड़की को आप मना नहीं कर पाओगी। जैसा कि पंडित ने कहा था, गोमती फोटो देखते ही उस लड़की से शादी करवाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही दिनों में गोमती अपने बेटे की शादी कर देती है। शादी में भी वो जरा सी बचत नहीं कर पाती और जो काम थोड़े पैसों में हो जाना चाहिए वो भी वो ज्यादा पैसों में कर देती है। शादी के बाद निहारिका अंकित से शादी करके घर आती है और अपनी सास के घर चलाने के तरीके को देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? धोबी वाले को इतने सारे पैसे क्यों दे रही हो? ये सब देखकर धोबी सूट हो जाता है। अरे ये बहुरानी तो हमारा भांडा ही फोड़ देगी है। एक काम करता हूँ, पतली गली से सटक लेता हूँ। ऐसा कहकर धोबी वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी निहारिका उसे रोक लेती है। रुकिए धोबी भाई साहब, अभी तो आपको भी हिसाब देना है। तो चलिए बताइए, पूरे महीने में आपने कितनी बार कपड़े इस्त्री करके दिए हैं और कितनी बार नहीं? क्योंकि पैसे तो आप पूरे महीने के ले रहे हो
और कपड़े कुछ समय गए हैं और कुछ समय नहीं गए हैं। धोबी के पसीने छूट जाते हैं और वो एक एक करके सब कुछ बताता है, जिसके चलते उसके केवल आधे ही पैसे बन पाते हैं। इसका मतलब तुम इतना बड़ा घपला कर रहे थे। आज अगर मैंने ये ना देखा होता तो तुम तो फिर से माँ जी को लूट लेते। निहारिका उसे उसकी मेहनत के पैसे दे देती है और उसे भगा देती है, जिसके बाद वो अपनी सास के लिए कुछ सोचती है। शाम को जब अंकित ऑफिस से घर वापस लौटता है तो वो अपने पति से कहती है, मैं जानती हूँ कि ये आपको बहुत अटपटा लगेगा, लेकिन माँ जी आपको पढ़ाने के कारण पढ़ नहीं पाई। मैंने सोचा क्यों ना हम माँ जी को भी स्कूल भेज दे ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? हा? ये उम्र उनकी पढ़ाई की नहीं है, बल्कि घर में आराम करने की है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। माँ जी अगर पढ़ लेंगे तो घर में दिक्कत नहीं आएगी। निहारिका अंकित से अपनी सास को पढ़ाने के लिए मना लेती है, जिसके बाद निहारिका अपने पति अंकित के साथ स्कूल में जाकर अपनी सासू माँ का एडमिशन करवा देती है। ये क्या पागलपन है बहू। इस उम्र में मैं पढ़ूंगी तो लोग मेरा तमाशा बना देंगे और मुझे उल्टा सीधा भी कहेंगे। आपको किसी की बातें नहीं सुननी, आपको केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। निहारिका अपनी सास के लिए स्कूल यूनिफॉर्म लेकर आती है और उन्हें पहना देती है। स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के बाद गोमती को बहुत शर्म आती है। नहीं बहू, मैं ये कपड़े पहनकर नहीं जा सकती। मैं साड़ी में ही चली जाऊंगी। देखो माँ जी, अगर आप स्कूल में साड़ी पहनकर जाओगी तो बच्चे आपको स्टूडेंट नहीं बल्कि टीचर समझेंगे और वहाँ आपको पढ़ने जाना है। ये स्कूल का नियम है। हर स्टूडेंट को यूनिफॉर्म पहननी ही पड़ती है। अब चलो, मैं आपको स्कूल छोड़ने चलती हूँ। निहारिका सास को घर से बाहर लेकर आती है और उसे देखते ही गांव की कुछ औरतें हंसते हुए कहती हैं, अरे वो देखो, ई पगलोल अधेड़ उम्र माँ यूनिफॉर्म पहनत है। लगता है बुढ़ी की अकल सठियाई गई है। अरे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इसका कुछ नहीं हो सकता। गवार है, गवार ही रहेगी। देखा ना बहू तुमने, गांव की औरतें मेरे बारे में क्या क्या बोल रही है। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम रहने दो, मैं घर में जा रही हूँ। गोमती घर में जाने लगती है कि तभी निहारिका उसका हाथ पकड़ लेती है। माँ जी, आज आपका स्कूल का पहला दिन है और आप अपना पहला दिन मिस नहीं कर सकती। निहारिका उसे अपने साथ कार में बैठाती है और स्कूल ले जाती है। स्कूल में आने के बाद जब स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपनी दादी की उम्र की औरत को स्कूल के यूनिफॉर्म में देखते हैं तो उसके ऊपर हंसने लगते हैं। दादी अम्मा कहाँ को चली? अरे देखो तो सही, आज तो दादी अम्मा ने हमारे जैसे स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है। बहू, तूने मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया है। अब तो बच्चे भी मुझे चिढ़ा रहे हैं। चिढ़ाने दो माँ जी, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपको कोई गवार न कह सके। निहारिका के समझाने के बाद गोमती स्कूल के अंदर आती है, जिसके बाद वो क्लास में बैठ जाती है और सभी बच्चे उसकी तरफ देख रहे होते हैं। जैसे ही क्लास की अध्यापिका क्लास के अंदर आती है, वो गोमती को देखकर कहती है, अरे अम्मा, आप यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ आप, ये तो बच्चों की क्लास है। हाँ, स्कूल में आज मेरा पहला दिन है और इस क्लास का भी पहला दिन है। गोमती के मुंह से ये सुनते ही टीचर बहुत जोर से हंसती है। पोते पोती को इस उम्र में कहानी सुनाने की जगह आप कक्षा में पढ़ने आई हो, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? एक टीचर होकर तुम ऐसा कह रही हो? क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती? गोमती की आवाज सुनते ही टीचर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गोमती से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सोचा ही नहीं। आपका पूरा हक है पढ़ाई करने का और मैं आपको अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश करूंगी। शुरू में तो गोमती का पहला दिन बहुत बुरा जाता है, लेकिन जब टीचर उसके साथ अच्छे से बर्ताव करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लंच में भी कुछ बच्चे उसके हाथ से उसका टिफिन छीन लेते हैं और शाम को जब वो घर वापस लौटती है तो उसकी बहू उसके स्कूल के पहले दिन के बारे में पूछती है। मुझे बहुत बुरा लगा जब बच्चों ने मुझे सताया, छेड़ा, मेरा टिफिन छीन लिया, लेकिन बाद में टीचर ने मुझे अच्छे से समझाया और देखो, मैं ये काम करके लाई हूँ। गोमती की कॉपी देखकर निहारिका बहुत खुश होती है। ये तो बहुत सुंदर तरीके से काम किया है, लेकिन माँ जी, अभी आपको और पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। निहारिका के कहने पर गोमती रोजाना स्कूल जाती है और अच्छे से पढ़ाई करती है। देखते ही देखते गोमती को हिंदी इंग्लिश पढ़ना आ जाता है और वो अब हिसाब किताब भी अच्छे से करने लगती है। जब गांव की कुछ औरतों को ये पता चलता है तो वो अचंभित रह जाती है। अरे कुछ औरतों ने मुझे कहा था कि मैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। मैं तो कहती हूँ शिक्षा का अधिकार सबको है और तुम सभी भी शिक्षित हो जाओ, तभी अपना घर सही से चला पाओगी बहन। गांव की औरतें गोमती से इंस्पायर होती है और वो भी स्कूल जाकर पढ़ना शुरू कर देती है।
एक गोमती के चलते पूरे गांव में औरतों को शिक्षा का ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। अब वो खुद भी एक टीचर बनकर स्कूल में अपनी जैसी उम्र की औरतों को पढ़ाती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए समझाती है।